नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल वॉइस में करते हैं देश विदेश के मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है कतर के अमीर का भारत दौरा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 17 और 18 फरवरी 2025 को भारत का 2 दिवसीय राजकीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया, जिसमें कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री महामहिम शेख फैसल बिन फैसल अल थानी, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, वित्त, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, रसद, उन्नत विनिर्माण और नवाचार क्षेत्रों के प्रमुख उद्यमी शामिल थे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और कतर के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर अमीर का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। आज उनके इसी दौरे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। इस यात्रा के दौरान भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अलावा दोनों देशों ने विदेश मंत्रियों और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रियों के स्तर पर 2 संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। और क्या कुछ हुआ इस दौरे के दौरान, उसके क्या होंगे दूरगामी परिणाम, इसी पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आइए सबसे पहले उन बिंदुओं पर नजर डालते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। भारत कतर के बीच जो चर्चा हुई वो रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA, दोहरे कराधान से बचाव, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए अब एक एक करके इन जो चर्चा हुए विषय हैं इन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं। जो रणनीतिक साझेदारी हुई थी GFX2, उसमें अगर जो देखें, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे राजनीतिक, व्यापार, निवेश, सुरक्षा, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्थिरता और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को और मजबूत किया जा सके। यह रणनीतिक साझेदारी जो हमने आपको बताया। इसके बाद जो है व्यापार और निवेश की बातें की गई थी। व्यापार और निवेश, वर्तमान में लगभग 14 अरब डॉलर के वार्षिक व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कतर निवेश प्राधिकरण ने भारत में अपने निवेश को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है, जो वर्तमान में लगभग 1.5 अरब डॉलर है। तो ये सारी चीजें की गई हैं। अब ऊर्जा की अगर जो बात करें तो ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में क्या किया गया है। कतर एनर्जी और पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत 2028 से शुरू होकर अगले 20 वर्षों तक कतर से भारत को प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति की जाएगी। ये ऊर्जा सहयोग की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA की, तो इस संबंध में जो चर्चा हुई, भारत और कतर ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की संभावना पर चर्चा की, जिससे व्यापारिक संबंधों को और सुदृढ़ किया जा सके। अगर जो बात करें
दोहरे कराधान से बचाव की, तो इस पर भी दोनों देशों ने चर्चा की। दोहरे कराधान से बचाव के कारण के लिए क्या चर्चा की? दोनों देशों ने संशोधित दोहरे कराधान से बचाव संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे कर संबंधी बाधाओं को कम किया जा सके। वहीं अगर जो बात करें सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग की, तो इस पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई। सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा करते हुए दोनों देशों ने सूचना और खुफिया साझाकरण, क्षमता निर्माण और कानून प्रवर्तन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। और जो अंतिम जिस पर चर्चा हुई, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे, इजराइल हमास संघर्ष और अफगानिस्तान की स्थिति जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। तो ये सारी चीजें जिन पर विचार विमर्श किया गया, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। क्योंकि जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र सिंह भाटिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ विदेशी मामलों के जानकार प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी, कतर के अमीर यहां भारत आए और विभिन्न मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई और समझौते भी हुए। इस आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। जो सीमा पार आतंकवाद होता है उसके बारे में भी चर्चा की गई। इजराइल हमास पर भी चर्चा हुई। इस यात्रा को भारत की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? थैंक यू वेरी मच आपके चैनल पे बुलाने के लिए। सबसे बड़ी बात है जैसे कि अब दुनिया का दृष्टिकोण भारत के संदर्भ में कितना बदल रहा है, ये आप अब खुद ही देख रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक कंट्रीज थी, उनका भारत के लिए रवैया कितना चेंज हो गया है। जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदू रिलीजन को लेकर एक्सेप्टेंस जो हुई है वो भारत की महानता के कारण और अपनी लीडरशिप के कारण हुई है। तो ये चीज आप इसको मद्देनजर रखते हुए तो अब उन्होंने कदम उठाए हैं। वैसे भी मिडिल ईस्ट में कतार और सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, पर अब उन्होंने देखा है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है उसकी अब क्षमता बढ़ेगी कई टेक्निकल एरियाज में, खासकर डिफेंस को लेकर, बेसिक इंडस्ट्रीज रिलेटेड डिफेंस, स्पेस, साइबर, सब के सब एक किस्म से बहुत ही एडवांस करेंगे। और इसी एडवांसमेंट का फायदा उठाने के लिए अब कतर की लीडरशिप है, सऊदी अरेबिया की लीडरशिप है और कई कंट्रीज की लीडरशिप है। क्योंकि इस समय जो संघर्ष चल रहा है इन कंट्रीज में, खासकर रिलीजन को लेकर, उसको लेकर अब आप देखेंगे भारत की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी। भारत मदद करेगा इनकी, किस तरीके से इन चीजों का हल हो, किस तरीके से इन लोगों का जो पॉलिटिकल क्वागमायर है जिसको कहते हैं, अड़चने पैदा हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए भारत बहुत सहयोग देगा। टेररिज्म को लेकर सबने हामी भरी है कि मिलके इसको रेडिकल इस्लाम रिलेटेड टेररिज्म को लेकर मिलके लड़ेंगे। ये पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए और रेडिकल इस्लाम के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। चाइना सपोर्ट कर रहा है रेडिकल इस्लाम को थ्रू ईरान, हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह, ये सब मिलके। यहाँ पर भारत को अमेरिका का सपोर्ट होगा, इजराइल का सपोर्ट होगा। तो आप सब ये जो मिडिल ईस्ट की लीडरशिप है वो जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनैलिटी ऐसी है
कि अब सब चीजें सॉल्व होने लग जाएंगी। और आप खुद देख रहे हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे लोग आए हैं, मिले हैं और हमारी संस्कृति को, हमारे रिलीजन को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि अब सारे द्वार खुलने लग गए हैं, अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, चाहे तिजारत हो, चाहे कल्चरल एक्सचेंज हो, एजुकेशन एक्सचेंज हो, डिफेंस रिलेटेड एडवांसमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, ट्रेनिंग हो, सब के सब बढ़ रहे हैं। मैं कई मुल्कों में इनकी ट्रेनिंग करा के आया हूँ और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में जो माहौल बदल रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से भारत के लिए अब ट्रेड इत्यादि, पावर की सप्लाई, जो हम ऑयल की, नेचुरल गैस की जो बात आप कर रहे थे, वो सारे के सारे मिला के एक किस्म से सिनर्जी पैदा करेगी जो उनके लिए भी अच्छी होगी, हमारे लिए भी अच्छी होगी। जी बिल्कुल। सुरेंद्र भाटिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर व्यापार का है। अगर जो बात करें कि व्यापार की, तो व्यापार अगर जो कतर से भारत कर रहा है तो कतर यहां पर सरप्लस है, यह देखा गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर जो कतर सरप्लस है तो भारत यहां सरप्लस बनने के लिए अभी इसको कितनी कवायदें करनी पड़ेंगी? कतर भारत के लिए व्यापार से ज्यादा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में कतर एक ऐसा कंट्री है जो अपना प्रभाव रखता है। भारत रणनीतिकार, भारत का निर्यात भी 13% से अधिक कतर के साथ है। भारत और कतर के निर्यात और आयात में इन सभी चीजों का जब दोनों देशों के बीच में आपसी संबंध सामान्य से भी अच्छे संबंध होते हैं, तभी प्रधानमंत्री मोदी जी कतर के अमीन को हवाई अड्डे पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं। और जितना महत्व एक छोटे से कंट्री को प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके लिए एक ये रणनीति है। क्योंकि पहले कभी ये होता था, यूएई, कतर, सऊदी अरब सभी पाकिस्तान के पक्ष में बैठ जाते थे। जब व्यापार होगा, जब बातचीत होगी, तो व्यापार प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। लेकिन मैं व्यापार से ज्यादा कतर को, सऊदी अरब को और यूएई को, 3 ऐसे कंट्री ऐसे हैं जो पूरे मुस्लिम कंट्रीज को मदद करते हैं। और खास तौर पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब यूएई जाता है, कतर जाता है, सऊदी अरब जाता है, तो उनको ऐसे लगता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ पैसे मांगने के लिए आया होता। भारत की स्थिति बदली है पिछले 10-11 वर्षों में। भारत जो है एक छोटे से कतर जैसे देश को, मैं बार बार ये कहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको महत्व देना शुरू किया और 25-27% हिंदुस्तानी कतर में रहते हैं। भारत के लिए कतर की जीडीपी जो है, चाहे वो 55 और 58 नंबर पे हो विश्व में, लेकिन भारत के लिए उनके साथ जिस ढंग से व्यक्तिगत संबंध प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए हैं, आप देखेंगे पूरे मुस्लिम कंट्री जो 50 से अधिक कंट्री हैं, भारत के संबंध वहां सुधरेंगे। पहले यही देश कश्मीर का मामला हर इंटरनेशनल मामले में उठाते थे, लेकिन ये चीजें अब बदलेंगी और अगले कुछ दिनों में कतर का जो है अमेरिका से अधिक भारत के साथ व्यापार है। चीन और भारत दोनों का बिल्कुल लगभग बराबर 13-13, 14-14% व्यापार दोनों देशों से कतर करता है। चीन के बराबर अगर भारत उनके साथ व्यापार कर रहा है, पाकिस्तान 1-2% व्यापार ही उनके साथ, पाकिस्तान का जो व्यापार है 1-2% ही है। और आप देखेंगे जैसे भारत के संबंध मधुर हो रहे हैं, पाकिस्तान के मायने मुस्लिम कंट्रीज में बदल जाएंगे। यही इस 2 दिवसीय दौरे की सफलता मैं मानता हूं। जी मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहां पर यह है कि निवेश को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। अगर कतर निवेश करता है तो किन किन क्षेत्रों में निवेश करेगा, और अगर भारत निवेश करता है कतर में तो किन किन क्षेत्रों में निवेश कर सकता है? आशाएं किसमें?
कतर ने सबसे बड़ी घोषणा जो करी है वो ये करी है कि वो दिल्ली में एक कतर और भारत का ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे। जी। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो देखेगा कि दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं। जी। तो भारत ने उन्हें निमंत्रण दिया है ये दिल्ली में बनाने का, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से वहां जाता है या वहां से यहाँ आता है इन्वेस्टमेंट करने, तो उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी नीतियों का ध्यान कौन रखेगा, उसका पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा। ये एक बड़ा स्टेप है ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए कि यहाँ पे कतर का सेंटर बन रहा है। दूसरी चीज, भारत ने 5वां जीसीसी का देश है गल्फ कंट्रीज का, जिसके संग इस तरीके का एमओयू करा है। भारत धीरे धीरे गल्फ कंट्रीज से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। कतर वगैरह जो है वो सौर ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास जो बल्क रिसोर्स है पेट्रोल के, धीरे धीरे ये वैश्विक परिवर्तन आ रहा है कि सौर ऊर्जा ईवी की तरफ गाड़ियां ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो कतर या गल्फ कंट्रीज चाहते हैं कि वो इसमें पीछे ना रह जाएं, इसका बैकअप डेवलप करें, जिससे कि कल को जितना पेट्रोल की डिमांड कम होगी इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी। रक्षा के लिए हमेशा कतर के संग समझौता है। कुछ चीजों का जो जिक्र नहीं होता, कतर ने मानवीय आधार पे भारत के बहुत से लोगों को पिछले कुछ सालों में क्षमा दान दिया है, जो भारत की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। आज आप देखिए इसका डिस्कशन कुछ भारत में ज्यादा होता है कि भारत के नागरिकों को बाहर, देश के बाहर क्या सुविधाएं मिल रही है, तो भारत उन सुविधाओं का भी ध्यान रख रहा है कतर के संग। कतर बहुत सी चीजों में निवेश करेगा, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं मेरे हिसाब से वो ऊर्जा का क्षेत्र होगा, सैनिकों का क्षेत्र होगा, और भारत जो है आंतरिक सुरक्षा में उनकी कैसे सहयोग कर सकता है, वो किस तरीके से भारत का सहयोग कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा की चीजों का आदान प्रदान होगा, कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, गाजा पे स्थिति क्या होगी, उसका भी डिस्कशन हुआ है। तो मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री की कतर के अमीर से मुलाकात का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और देश की कूटनीति यही कहती है कि आप दुनिया में जितने भी मौजूद आयाम हैं उनसे मिलते रहें, बातें करते रहें, उनके और अपने देश की हित को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि जितना आप मिलेंगे, जितने व्यापारिक समझौते होंगे, जितना कल्चरल एक्सचेंज होगा, उतना ही देशों में नजदीकियां बढ़ती हैं। और अगर कोई समस्या आती है तो एक बीच का चैनल बना होता है जो उसको तुरंत हल कर देता है। जी। प्रफुल्ल बख्शी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि अभी मनीष अग्रवाल जी कह रहे थे कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है या फिर सोलर ऊर्जा है, उसकी तरफ वो निवेश करने की ओर तत्पर होगा। और एक चीज और है कि जो भारतीय हैं कतर में, जो प्रवासी हैं, करीब करीब उनकी संख्या 8 लाख है। बात अगर जो सांस्कृतिक की करें, सांस्कृतिक ऐतिहासिक तथ्यों की, तो सांस्कृतिक दृष्टि से ये कितना कतर भारत के नजदीक है। अगर जो जितने ही सांस्कृतिक रूप से देश नजदीक होते हैं उतनी ही उनमें प्रगाढ़ता आती है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कतर है और भारत है वो सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से कितने करीब हैं, कितने कल्चरल उनमें साम्यता लाने की कोशिशें की जा रही हैं दोनों देशों के बीच। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। वैसे अगर आप कहें, अगर आपको मैं बताऊं कि कतर के जो निवासी हैं वो भारत में से बहुत पहले से कनेक्टेड है। ये उस एरिया के लोग चाहे किसी भी रिजीम में थे, चाहे किसी भी धर्म के अंदर में थे, रिलीजन के अंदर में थे, वो भारत के साथ में ट्रेड उनका चलता था। और कभी भी कोई जिसको कहते हैं कि रेडिकल थॉट प्रोसेस उनकी भारत की तरफ कभी बढ़ा नहीं। उस एरिया में आप खासकर बहुत मैंने जब उनसे मैं गया था, मुझको अच्छी तरह पता है कि उन्होंने सफा कहा था कि चाहे बाकी रेडिकल इस्लामिक देश, रेडिकल इस्लाम बाकी देशों में फैल रहा है और भारत पे असर करेगा, हमारी तरफ से कभी नहीं होगा। और ये उन्होंने बिल्कुल ही सही ढंग से कहा। तो मेरे ख्याल में कि हमारी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से
सबसे पहले है एक दूसरे की इज्जत करना। जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, और जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अब भारत के हिंदू रिलीजन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती को जिसको कहते हैं हमने पार कर लिया है। अब आप देखेंगे इस्लाम का जो असली रूप वो कहते हैं वो आपको हमसे मिलेगा। जो इस्लाम की टीचिंग्स है, जो असली है, वो हमसे मिलेगी। इन्होंने ये भी बताया कि जो आपकी कंट्री के में इस्लाम फैला हुआ है और जिस तरीके से वो आपके चारों तरफ है, वो बनावटी है, वो पॉलिटिसाइज है, सिर्फ अपना हक जमाने के लिए होता है, उसकी बिल्कुल वो इज्जत नहीं करते। और इसलिए हमारे साथ में और फिर सांस्कृतिक निवेश, सांस्कृतिक एक्टिविटीज की जब इज्जत होती है, ऑटोमेटिकली ही दे ट्रांसलेट इनटू जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और जब आप दूसरे की रक्षा और सुरक्षा में भाग लेते हैं, आप पर्सनली अपने रिलेशनशिप से भी देख लीजिए, जो आदमी आपकी रक्षा करता है, आपकी सुरक्षा में भाग लेता है, आपका का पूरा दृष्टिकोण उसकी तरफ बदल जाता है। ये बात मान के चलिए। और फिर जो मेडिकल के लिए आते हैं भारत में, जिस तरीके से उनका देखभाल होती है, जो फैसिलिटीज इंडिया में अवेलेबल है उनके लिए, वो सब के सब इस बात को तरफ अपना वजन डालती हैं। और इसी तरीके से लिए तो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जो डेवलप होता है वो सब इन चीजों से असर से होता है। तो मेरा ख्याल से सांस्कृतिक सोच, सांस्कृतिक विचार, सांस्कृतिक जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और फ्यूचर डेवलपमेंट, ये सारा का सारा मिलके आप देखेंगे कि कुछ टाइम आएगा कि जिस तरीके से भारतीय वहां रह रहे हैं और कतार के निवासी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, टोटल एसिमिलेशन हो जाएगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है। सुरेंद्र भाटिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, थोड़े से रक्षा से जुड़े सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि भारतीय नौसेना और कतर की नौसेना अगर जो एक संयुक्त अभ्यास करती है तो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी मजबूती के बारे में आप क्या कहेंगे कि हिंद महासागर में इन दोनों की भूमिका क्या हो सकती है? निश्चित रूप से कतर और भारतीय सेना अगर आपस में संयुक्त, और वो भी नेवी, क्योंकि अगर हम गुजरात के आगे कराची और फिर ईरान और सभी ये जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे जिस ढंग की हरकतें पहले कुछ ईवन की समुद्री खेत भी करते थे, कतर और भारत की सेना अगर संयुक्त अभ्यास करती है तो इस क्षेत्र की जो स्थायी सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय जो आवागमन है उनमें एक सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। मुस्लिम कंट्रीज के साथ भारत का जो सहयोग दिनों दिन बढ़ रहा है, और कतर जो है, कतर ने न केवल वहां पे भारतीयों को सम्मान दिया है, 25 से 27% भारतीय हैं, वहां मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके अतिरिक्त जो कतर ने पिछले कुछ दिनों में जो भारत के नेवी के कुछ अधिकारियों को सह सम्मान जो वापस भेजा था, उससे भी दोनों देशों के बीच में जो आपसी सहयोग है वो बढ़ा है। और नेवी, भारतीय नेवी निश्चित रूप से बहुत बड़ी नेवी है और कतर एक छोटा देश है, लेकिन दोनों का संयुक्त अभ्यास करना एक संदेश है कि भारत मुस्लिम कंट्रीज के साथ सहयोग, भारतीय सेना भी बढ़ा रही है और भारत भी बढ़ा रहा है। और कतर जो है वो यूएई की तरह, दुबई की तरह तेल के साथ साथ अपनी जो है पर्यटन पर, टूरिज्म पर भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि जिस ढंग से तेल के बारे में कहा जाता है कि अगले 25-30 वर्षों में शायद तेल की आमदनी उतनी ना रहे, तो उन्होंने अपने समुद्री जो क्षेत्र है और उसको सुंदर बनाया है। उसके अतिरिक्त वहां टूरिज्म के प्रति लोगों का, पूरे विश्व के लोग वहां आने लगे हैं। तो इस ढंग से दोनों देशों का जो सहयोग है इस पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जी, मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। एक बहुत ही
संक्षिप्त सवाल है कि अगर जो कतर में देखा जाए तो 14 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम चलते हैं, और वहीं अगर जो देखा जाए हिंदी और उर्दू भाषा व्यापक रूप से प्रवासी भारतीयों में बोली जाती है। ऐसे में क्या भारत में भी कतर से संबंधित कोई स्कूल खोलने की सरकार की योजना है या फिर खोले गए हैं? क्या स्थिति है इसकी? देवेंद्र जी, अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आएगी तो भारत सरकार जरूर देखेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कतर ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से समझौता करा। कतर को देखना होगा कि उसको कितना फायदा मिल रहा है। आप जानते हैं भारत में जो कंज्यूमर का बेस है कितना बड़ा है व्यापार के लिए। पूरी दुनिया इसीलिए भारत की तरफ आकर्षित है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने की बात, टैरिफ्स की बात करी, लेकिन अभी कोई बड़ी घोषणा भारत के लिए नहीं कर पाए हैं। यही डिप्लोमेसी होती है, यही डिप्लोमेसी चैनल्स होते हैं। आपने देखा कि भारत के, आप खुद बता रहे थे, 8 लाख लोग वहां रहते हैं, तो भारत के किस तादाद में बच्चे वहां पढ़ने जाते होंगे। जब कतर के लोग यहाँ आके रहेंगे तो भारत भी उन्हें सुख सुविधाएं पूरी देने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत उनके कल्चर के अगेंस्ट नहीं है। भारत टेररिज्म की विचारधारा के अगेंस्ट है। भारत किसी भी कल्चर के अगेंस्ट नहीं है। जो भारत से जुड़ना चाहता है, भारत बाहें फैलाए खड़ा रहता है। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़ के उन्हें रिसीव करने गए। भारत ने ये नहीं देखा कि कतर की जनसंख्या क्या है, कतर का स्टैंड क्या है। अगर कोई भारत की तरफ हाथ बढ़ाता है तो भारत दोनों हाथ से उसको वेलकम करता है। जब मोदी जी शासन में आए थे तो उन्होंने आसपास के देशों से भी ऐसे ही बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन जब उन देशों की रिस्पॉन्स अच्छी नहीं रही तो फिर उनका जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है कि मैं अपनी जनता के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका भी गए थे तो उनका बिल्कुल साफ कहना है कि मैं अपने देश हित पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर मेरे देश के हित के लिए कोई बात आप करना चाहते हैं तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, 24 घंटे में कभी भी आप मेरे पास आते हैं, मैं सारे प्रोटोकॉल छोड़ के आपको लेने आऊंगा, पूरा सम्मान दूंगा। तो ये कतर की जनता भी देख रही है कि उनके अमीर का वेलकम कैसे भारत जैसा देश कर रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और हमें आगे इसमें जरूर इससे फॉरेन डिप्लोमेसी में, जीसीसी कंट्रीज में बहुत फायदा मिलेगा। जी, अब चूंकि समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कतर के अमीर का भारत दौरा और इस दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ, ये और इस जो कुछ हुआ इस दौरे के दौरान उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, जो सबसे बड़ी बात है ये हमने आपको बताया। तो आज नेशनल वॉइस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।